अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल ऑफ राइट्स जो है उसे हम कहते हैं 10 अमेंडमेंट्स। जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हुई थी उसे हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स पेश कब किया गया? सबसे पहले तो बात करते हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। 1787 में इसे पेश किया, 1788 में रेटिफिकेशन हुई और 1789 में ये प्रॉपर लॉ ऑफ लैंड या फिर सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बना। जब ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बना तभी बिल ऑफ राइट्स के लिए अप्लाई कर दिया गया। बिल ऑफ राइट्स के लिए प्रपोज किया गया कि 10 अमेंडमेंट्स करनी है। उसके बाद रेटिफिकेशन हुई, ये प्रपोज हुआ 1789 में और रेटिफिकेशन हुई 1791 में। यहाँ पर बिल ऑफ राइट जो था वो कंफर्म्ड हो गया और 10 अमेंडमेंट्स हुई। अब दूसरा सवाल यहाँ पे यह आता है कि इन अमेंडमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी। इस वजह से ये ज़रूरत थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के या सिटीजन्स के वो इनफ्रिंज ना हो। तो इस वजह से ये 10 अमेंडमेंट्स, ये जो सारी 10 अमेंडमेंट्स हैं ये की गई ताकि उन्हें मुकम्मल राइट्स मिलते रहें। तो अब हम चलते हैं अपनी अमेंडमेंट्स की तरफ, जिसमें सबसे पहली अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट आती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड स्पीच, जिसमें हमारे पास 5 कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो रिलीजन ही है। रिलीजन में क्या है कि जो गवर्नमेंट थी उसे प्रोहिबिट किया गया, उसे रोका गया कि वो एस्टैब्लिश ना करे किसी ऑफिशियल रिलीजन को या फिर किसी इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट ना करे फला कोई भी रिलीजन, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन हो। तो इस वजह से एस्टैब्लिश नहीं किया गया ऑफिशियल रिलीजन, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है उनको आज़ादी दी गई कि कोई भी रिलीजन वो चाहे वो इख्तियार कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्पीच की फ्रीडम दी गई। स्पीच मतलब उनके जो आइडियाज हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, वो कुछ भी गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक दी गई प्रेस की फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस का मतलब जो हमारे पास मीडिया या न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं उनको ये आज़ादी दी गई कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहता है, अगर उसके पास प्रूफ है तो उसे मुकम्मल आज़ादी है, वो लिख सकता है। उसके बाद अगली फ्रीडम दी गई असेंबली की, फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली में क्या था कि जो कुछ लोग हैं वो अगर गैदर होना चाहते हैं, कहीं पे इकट्ठे होके पुरअमन एहतजाज भी करना चाहते हैं तो उनके पास राइट है, वो कहीं पे इकट्ठे मतलब मॉब की शक्ल में इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये भी उन्हें राइट दिया गया। और लास्ट में एक राइट दिया गया फ्रीडम ऑफ पिटीशन। फ्रीडम ऑफ पिटीशन में क्या था कि कोई भी अगर चाहे तो सूट फाइल कर सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा ताकतवर या टू मच पावरफुल है, उसके खिलाफ भी अगर कोई सूट फाइल करना चाहता है, कोई इंडिविजुअल करना चाहता है तो उसके पास भी ये राइट है। उसके बाद हमारे पास दूसरी अमेंडमेंट आती है राइट ऑफ बियर आर्म्स। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थी। इसमें सबसे पहले तो मलिशिया यानी जो मिलिट्री थी उसे कहा गया कि ये साफ शफाफ होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी मुल्क की करनी है तो इसकी वजह से ये वेल एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये कहा गया कि जो लोग आर्म्स रखना चाहते हैं, मतलब कीप आर्म्स एंड बियर, यहां से हम ये लेते हैं स्टेटमेंट कीप एंड बियर आर्म्स, मतलब जो शख्स अपने पास हथियार रखना चाहता है वो रख सकता है, वो अपनी जान की हिफाजत कर सकता है और जो गवर्नमेंट है उसका ये राइट इनफ्रिंज नहीं कर सकती। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी तीसरी अमेंडमेंट हाउसिंग ऑफ सोल्जर्स। बरतानिया में क्या होता था? बरतानिया में ये होता था कि जो उनके ट्रूप्स होते थे या उनके फौजी होते थे या सोल्जर्स होते थे, वो क्या करते थे कि वो जो सिविलियंस थे उनके घर में जाके पनाह लेते थे, चाहे उसमें ऑनर की मर्जी हो या ना हो, वो जबरदस्ती घुस जाते थे। और उनके जो मिलिट्री लीडर्स थे या जनरल्स थे वो ये ऑर्डर देते थे सिविलियंस को कि आप नहीं रोकेंगे। लेकिन जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें 3rd अमेंडमेंट हुई तो फिर ये वाला जो राइट था वो सिविलियंस का बनता था। तो इस वजह से उन्हें ये राइट दिया गया कि अगर ओनर की मर्जी नहीं है, उसकी कंसेंट नहीं है, तो फिर सोल्जर
सोल्जर उसके घर में नहीं रुक सकता। उसके बाद चौथी अमेंडमेंट हमारे पास आती है सर्च एंड अरेस्ट वारंट्स। जैसे कि हमें इसके नाम से ही समझ आ रही है, सर्च एंड अरेस्ट वारंट्स। कुछ लोग जो होते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे या फिर किसी डिपार्टमेंट के बंदे, वो क्या करते हैं, बगैर अरेस्ट वारंट के किसी के घर में घुस जाते हैं और सर्च करते हैं। चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो सकता है, कोई बुक हो सकती है या कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी हो सकती है। तो जो फोर्थ अमेंडमेंट थी उसमें ये कहा गया था कि आपको लिमिट कर दिया गया, मतलब जो अदारे हैं उन्हें लिमिट कर दिया गया कि बगैर अरेस्ट वारंट के आप किसी के घर में नहीं घुस सकते। लेकिन अगर आप घुस जाते हैं बगैर अरेस्ट वारंट के तो फिर वो वॉयलेशन होगी अगले के राइट की। तो ये फोर्थ अमेंडमेंट में एक जो इंडिविजुअल था उसको उसकी प्राइवेसी के लिए एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया था फोर्थ अमेंडमेंट में। उसके बाद हमारे पास आती है पांचवी अमेंडमेंट जो कि है राइट्स इन क्रिमिनल केसेस। आपने अक्सर औकात यूएसए की कोई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देखी हो तो उनके कोर्ट्स का जब ट्रायल चल रहा होता है तो जो अक्यूज होता है या फिर जो डिफेंडेंट होता है वो क्या होता है, वो साइलेंट होता है। अगर उस पे कोई बड़ा केस हो, बड़ा केस कैसे हो सकता है, कोई कैपिटल हो सकता है। कैपिटल कहते हैं जिसमें जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की हो, या फिर इनफेमस क्राइम्स हो सकते हैं। इनफेमस क्राइम्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जिसमें जो डिफेंडेंट होता है उसको डेथ की पनिशमेंट दी जा सकती है, मतलब ऐसे क्राइम होते हैं। तो अगर ये केसेस हैं तो अगर डिफेंडेंट चाहे तो इसमें वो साइलेंट रह सकता है और कोई उसे जबरदस्ती बुलवा नहीं सकता। यहाँ पर एक और अमेंडमेंट भी की गई थी, फिफ्थ अमेंडमेंट में एक और पॉइंट ऐड किया गया था कि अगर जो गवर्नमेंट है वो किसी की प्रॉपर्टी में से कोई रोड वगैरह बनाना चाहती है, जैसे कि हाईवेज बनते हैं, तो अगर बनाना चाहती है तो उसको कंपनसेशन देनी होगी। तो गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल है जिसकी प्रॉपर्टी में से वो अपना हाईवे बनाती है तो उसकी मर्जी के मुताबिक कंपनसेट करेगी। उसके बाद अगली अमेंडमेंट हमारे पास आती है राइट्स इन सिविल केसेस। जो सिविल केसेस होते हैं या कॉमन केसेस होते हैं जिनमें एक पार्टी दूसरी पार्टी पर सूट फाइल करती है डैमेजेस के लिए, अगर उसकी जो वैल्यू है उस केस की $20 से अबव हो जाए तो फिर जो डिफेंडेंट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा ट्रायल जूरी से चलाया जाए, मतलब किसी एक जज की बजाय जो पूरी जूरी है वो मेरा ट्रायल सुने। उसमें क्या होता है कि जो जूरी होती है वो एविडेंस सुनती भी है और लेती भी है, उसके बाद वो लास्ट पर डिटरमिन भी करती है कि ये वाकई क्रिमिनल है या नहीं है। उसके बाद अगली अमेंडमेंट हमारे पास आती है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल में क्या है, सबसे पहले तो स्पीडी और पब्लिक ट्रायल होगी। उसके बाद जो ज्यूरी होगी वो इम्पार्शियल होगी, मतलब वो न्यूट्रल होगी, इम्पार्शियल ज्यूरी। नंबर 3 जो विटनेस होगा, मतलब आपके अगेंस्ट, वो कन्फ्रंट होगा, मतलब आपके सामने फेस टू फेस होगा। ये नहीं कि बंद दरवाजों में फैसला कर दिया जाए या उसे छुपा लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। और जो आपके चार्जेस होंगे, जो आप पे दफा लगी होंगी, वो आपको बताई जाएंगी। और अगर आपने कोई क्रिमिनल या सिविल कुछ गलत किया है तो आपको अटॉर्नी, आपको वकील लेने की मुकम्मल इजाजत होगी। उसके बाद 8th अमेंडमेंट हमारे पास आती है जो कि है बेल, फाइन और पनिशमेंट। इसमें 4 कंडीशन हमारे पास आती हैं। सबसे पहले जो है वो है एक्सेसिव बेल्स एंड फाइन, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में जो बेल्स दे दी जाती है या फिर फाइन कर दिया जाता है, उस पे प्रोहिबिट किया गया, उसे बैन किया गया। दूसरे नंबर पे जो क्रुएलिटी है, जो पनिशमेंट्स हैं क्रुएलिटी और अनयूजुअल, मतलब जो जालिमाना पनिशमेंट्स हैं, उस पे बैन किया गया। तीसरे नंबर पे अगर कोई डिफेंडेंट है और उसे बेल मिल गई है और जब वो वापस जा रहा है तो उसको इतनी पेमेंट देनी पड़ती है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भी ये जो 8th अमेंडमेंट है इसकी वायलेशन होगी। और नंबर 4 पे ये कहते हैं कि जो फाइन है, अगर किसी मुलजिम पर या मुजरिम पर इतना फाइन डाल दिया जाता है जो वो पे नहीं कर सकता, जो उसकी इस्तिताअत से बाहर है, तो फिर भी ये वायलेशन होगी इस अमेंडमेंट की। उसके बाद हमारे पास आती है 9th अमेंडमेंट जो कि है राइट्स रिटेन्ड बाय पीपल,
मतलब कि जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो सारे राइट्स ही प्रोवाइड करता है, लेकिन एक वर्ड आपने काफी ज्यादा सुना होगा प्राइवेसी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में शामिल नहीं है, लेकिन वो कुछ हद तक प्राइवेसी देता भी है। जैसे कि लोगों को, ट्रूप्स को, सोल्जर्स को लोगों के घरों में जाने से मना कर दिया गया, उन्हें प्रोहिबिट कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ये भी एक प्राइवेसी है। लेकिन जो अमेंडमेंट है 9th, ये कुछ ज्यादा प्राइवेसी देती है। जैसे कि कोई भी पर्सनल डिसीजन कर सकता है, पर्सनल डिसीजन ले सकता है वंस ओन्स बॉडी, अपने जिस्म के लिए। जैसे कि ये कुछ हेल्थ के लिए हो सकता है या फिर ये कुछ ब्यूटी के लिए हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत जो है वो प्रेग्नेंट है तो वो क्या ले सकती है, वो अबॉर्शन करवा सकती है। मतलब अगर कोई लेडी है तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो अगर वो 9th अमेंडमेंट के जरिए चाहे तो वो अबॉर्शन करा सकती है, और ये जो राइट है वो 9th अमेंडमेंट में एक औरत को दे दिया गया है। और लास्ट वाली 10th अमेंडमेंट हमारे पास आती है, जो कि है पावर्स रिटेन्ड बाय स्टेट एंड पीपल। मतलब कि जो पावर डेलीगेट हुई है फेडरल गवर्नमेंट को, वो तो फेडरल गवर्नमेंट के पास चलेगी, लेकिन कुछ पावर जो डेलीगेट नहीं हुई वो सीधी आ जाती है स्टेट के पास और लोगों के पास। जैसे कि एग्जाम्पल वो देता है यहाँ पर कि जो मैरिज है या फिर डाइवोर्स की जो अथॉरिटी है वो स्टेट के पास है या लोगों के पास है। तो इस तरह से कुछ जो पावर है वो डेलीगेट नहीं हुई तो वो आ गई लोगों के पास। लेकिन यहाँ पर नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि अगर जो फेडरल गवर्नमेंट है अगर वो चाहे तो मैरिज या डाइवोर्स पर भी कोई लॉ बना सकती है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है वो तो उसी के कंट्रोल में है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।